नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे। आज हम थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है संविधान निर्माण संबंधित प्रमुख तिथि, जो डेट्स हैं उनको देख लेते हैं। समिति, जो कुछ छोटी और बड़ी प्रमुख समितियाँ थीं, यहाँ से प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन सी समिति थी, है ना, या प्रांतीय संविधान समिति संबंधित समितियाँ क्या कौन सी थी, या उसके अध्यक्ष कौन थे, इस टाइप के प्रश्न। और इसके बाद हम देखेंगे स्रोत कि जो हमारे संविधान में कुछ प्रमुख प्रावधान है, कौन से देश से, है ना, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत दोनों की चर्चा करेंगे यहाँ पर, और देखेंगे किस देश से क्या प्रारूप मतलब क्या व्यवस्था ली गई, है ना। तो ऐसे तो संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, तो सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ जो प्रमुख प्रावधान है उनकी चर्चा यहाँ पर आज हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संविधान निर्माण संबंधित प्रमुख तिथियाँ कौन कौन सी थी, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946, है ना, यहाँ से आपका जो संविधान की जो सबसे पहली बैठक थी, प्रथम बैठक आयोजित की गई संविधान सभा की, यानी कि अब संविधान का काम आपका शुरू हो गया। यानी कब से? प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो टेम्प्रोरी अध्यक्ष थे, है ना। उसके बाद फिर आप देखेंगे 2 दिन बाद हम लोग परमानेंट अध्यक्ष को चुन लेंगे। तो खैर वो सब प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है केवल उनकी चर्चा करते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 से संविधान लेखन का कार्य प्रारंभ हो गया, और अंतिम बैठक ये पूरा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन चला, और इस प्रकार से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई, है ना। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन जाकर के हमारा संविधान लेखन का मतलब जो पूरा कार्यक्रम था वो पूर्ण हुआ, है ना। इसमें एक डेट पूछा जाता है आपसे वाचन से संबंधित, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। सबसे लंबा जो आपका वाचन चला था वो प्रथम वाचन चला था, द्वितीय वाचन चला था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को, जो संविधान में कुछ पार्ट लिख लिए गए तो इनको संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पढ़ा गया, इसे बोलते हैं वाचन करना। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक। प्रथम वाचन की जो तिथि है 4 नवंबर से प्रारंभ होकर 9 नवंबर 1948 तक है आपका समाप्त हो गया। इसके बाद जो दूसरा वाचन था वह 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और इसके बाद आपका जो तृतीय वाचन था वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, है ना, ठीक। और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा, है ना, जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी, उसके द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक। तो इसीलिए 26 नवंबर की तिथि को हम जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तिथि की चर्चा आप देखेंगे 26 नवंबर की 1949 की तिथि की चर्चा ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में भी आपको मिलेगा। इसी दिन जो है ना, संविधान सभा के द्वारा जो भारत का संविधान था उसको आत्मार्पित किया गया, स्वीकार किया गया। तो इसलिए 26 नवंबर तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वाचन की तिथियाँ थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान
आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था और इसके कुछ आंशिक प्रावधान जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है ना, कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। ठीक, फिर आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान थे उसको लागू कर दिया गया। इसीलिए आप देखेंगे 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद आपका 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हो गया। ठीक, तो कोई कन्फ्यूजन आपको डेट से संबंधित न रहे, इसलिए जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स थी इससे रिलेटेड सबकी चर्चा यहाँ पर हमने कर दी है ना। ठीक, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। संविधान वाचन का काम कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, इसलिए इस दिवस को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ प्रावधान 24 जनवरी को ही लागू हो गए थे, जैसे राष्ट्रपति लागू नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया है ना। ठीक, और निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान थे वो 25 जनवरी 1950 को लागू हुए है ना, और इस प्रकार से पूरा संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, तो इस तिथियों को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग समितियों की चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, समिति की बात करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख समितियाँ हैं, इनको हमने लिखा हुआ है। सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, मतलब जो भारत, जैसे कि आप जानते हैं कि संघ यानी कि जो केंद्र है ना, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, और संघीय संविधान समिति जो केंद्र का संविधान है वो किस प्रकार का होगा। इस समिति का अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के जितने सदस्य थे उन्हीं को लेकर के ही समितियां बनाई गई थी, कुछ मेंबर्स के साथ है ना। और यहाँ पर उनके अध्यक्षों का नाम ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी की चर्चा हम लोग करेंगे कि किस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह संघ शक्ति, दो समितियां हैं एक साथ लिखा गया है, संघ शक्ति एवं संघीय संविधान है ना समिति, यानी संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, जो राज्यों के संविधान है, जो राज्यों के अधिकार हैं, जो संविधान में प्रावधान है, उस समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। एक बात और समझिएगा, ये प्रांतीय संविधान जो उस समय के स्टेट थे भारत में है ना, उसकी बात हो रही है। जो नए स्टेट जो भारत में शामिल होना चाहते थे या जिनको होना था, उनसे उनके विलय से संबंधित एक अलग समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे है ना। तो ये अभी काफ़ी चर्चा में ही, कश्मीर से जब 370 रिजॉल्व हुआ है उसके बाद से, तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। अभी आगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का प्रारूप किस प्रकार से होगा, इस समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी एग्जामों में कई बार पूछा गया है ना, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति थी। पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग, संविधान का आकार किस तरीके से होगा उसको बनाने की जिम्मेदारी इस समिति के पास थी, और उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए इनको जो है हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आधुनिक मनु की भी संज्ञा इनको दी जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही। ठीक, इसके बाद देखिए मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो भारतीय संविधान में जब हम स्रोत की चर्चा करेंगे तो उसकी बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था, उसमें कौन कौन से मानवीय अधिकारों में से किसको किसको मूल अधिकार बनाया जाए, एवं जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी थे जैसे मुस्लिम, इसके बाद आपके सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन समुदायों के क्या अधिकार होंगे, इनको संविधान में क्या व्यवस्था इनके लिए किया जाएगा। ठीक, तो इन सब से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रक्रिया नियम एवं संचालन समिति है ना। तो प्रक्रिया नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, यही आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रक्रिया नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और देखिए आया राज्यों के विलय संबंधित समिति, और इसके अध्यक्ष पुनः कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो प्रमुख 6 समितियां हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आप एज इट इज जो है नोट करके याद रखेंगे, ठीक। और इसमें कई सारे समितियों को हमने मर्ज कर दिया, जैसे संघ शक्ति एवं संघीय संविधान, ये दोनों अलग अलग समितियां हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया नियम जो प्रोसीजरिंग थी संविधान सभा किस तरीके से हो उसके लिए, और संविधान के संचालन के लिए भी कमेटी बनाई गई थी। तो ये दोनों अलग अलग समितियाँ थीं। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद आप देखेंगे और 2 छोटी समितियाँ थीं, जैसे कि एडहॉक कमेटी और राष्ट्रीय ध्वज, है ना, ठीक। तो राष्ट्रीय ध्वज तथा तदर्थ समिति की भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज जो है, इसमें कई बार जेबी कृपलानी का नाम आता है कन्फ्यूजन में, तो ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने जो है राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा था उसकी डिजाइनिंग के लिए अपने विचार दिए थे, लेकिन जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ऊपर लिखा है आपका सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया। ये वही पट्टाभी सीतारमैया जिनसे त्रिपुरी संकट जन्म लेता है ना। गांधी जी कैंडिडेट थे जिनको सुभाष बाबू ने दोबारा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो अधिवेशन हुआ था उसमें डिफीट किया था, हराया था, है ना, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक। इसके अलावा आपका है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति, है ना। तो मावलंकर साहब थे, जीबी मावलंकर इनका नाम था, जीबी मावलंकर। ये आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, जेबी मावलंकर, है ना, ठीक। तो इनका भी नाम आप याद रखेंगे। खैर आप यहाँ पे याद रखिए संविधान सभा कार्यों संबंधी समिति का। इसके अलावा जो था कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी साहब थे, के.एम. मुंशी, ठीक। इतना कर लेने के बाद कोई भी समिति इसके अलावा आपसे एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा। ये इधर वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तथा तदर्थ समिति से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। बाकी आप देखिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में हम लोग आर के सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा डेप्थ में जाना ही पड़ता है, ठीक। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम की प्रोसेस बदल रहे हैं, प्रोसीजर बदल रहे हैं, तो कुछ छोड़ कर नहीं जाना है, हर एक चीज़ को आप पढ़ते रहिए, कुछ आपको अनसुना एग्जाम में न लगे। तो ये समितियाँ थी, बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 समितियाँ हैं टोटल अगर देखा जाए पॉइंट वाइज तो, और इसमें कई सारे नाम रिपीटेड भी हैं। आप इसको चाहें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू नाम लिख करके उनसे रिलेटेड समितियाँ लिख लेंगे तो ये और आपका छोटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए जवाहरलाल नेहरू यहाँ 2 समिति और 1 समिति यहाँ पे 3 समितियों के अध्यक्ष हैं, है ना। ऐसे ही राजेंद्र बाबू भी देखिए रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 समिति 1 समिति, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1 समिति 2 समिति 3 समितियों के अध्यक्ष। इस तरीके से आप बना सकते हैं नोट, जैसा आपको सुटेबल लगे। नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग स्रोत की बात करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं संविधान के स्रोत की, कि संविधान जो उसमें प्रावधानों को किया गया उसके रिसोर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। एक आपका है इंटरनल रिसोर्स यानी कि आंतरिक स्रोत, ठीक, और दूसरा है आपका बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है? जो हमने आपको बताया था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान का 2/3 हिस्सा इसी से लिया गया है ना, ठीक। जैसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ से लिए गए हैं इसको समझिएगा आप। कई शब्दों का रिपीटिशन होगा, उसको आज हम ढंग से समझेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए जो न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद फिर हाई कोर्ट और फिर जिला अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, है ना, ठीक। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही, ठीक। आप देखेंगे कि आपका फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबको इस्टेब्लिश हुआ था यहाँ से। इसके बाद अध्यादेश का, है ना, ठीक, आर्टिकल 123 जो केंद्र सरकार के पास अध्यादेश शक्ति होती है, और आर्टिकल 213 जिसके पास जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, उनके पास अध्यादेश शक्ति होती है। तो अध्यादेश का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक, ये कहाँ से लिया गया है आपका? यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से, है ना, ठीक। तो न्यायपालिका और अध्यादेश।
इसके अलावा कैग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ठीक, महालेखा और नियंत्रक परीक्षक भारत का जो होता है, इसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो बजट में भारत की संचित निधि से सरकार के द्वारा पैसा निकाला जाता है, वह पैसा जिस काम के लिए निकाला गया वहाँ पे खर्च किया गया कि नहीं किया गया, इन्हीं बातों का मतलब पूरे अकाउंट का जो ऑडिट करने का काम होता है वो CAG के पास यानी कैग के पास होता है। और यह कॉन्सेप्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से ही आपका लिया गया है, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अस्थाई कार्यपालिका है, जैसे ISPCS जो अधिकारी हैं, है ना, उनके लिए, उनके चयन के लिए जो लोक सेवा आयोग के गठन का कॉन्सेप्ट है वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। आपात उपबंध, विषम परिस्थितियों में देश में जो आपात लगाए जाते हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी यहीं से लिया गया, ठीक है। हाँ, एक बात और देखिएगा, अभी जब हम बाह्य स्रोत की चर्चा करेंगे और जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी के वाइमर संविधान से आपात उपबंध में जो मूल अधिकारों के सस्पेंशन से, यानी मूल अधिकारों के निलंबन का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था, लेकिन आपात उपबंध 1935 में ही पहले से ही क्या था, लागू था आपका, उसमें था, वहीं से लिया गया था। इसके बाद जो प्रशासनिक विवरण है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, ठीक। तो यह सब जो प्रमुख थे उसको हमने यहाँ पे चर्चा कर दिया आपसे कि आंतरिक स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम संविधान का 2/3 हिस्सा इसी से लिया गया, सर्वाधिक हिस्सा। आपसे प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के सर्वाधिक जो भाग हैं वो कहाँ से मतलब प्रेरित है, कहाँ से लिए गए हैं, तो उसमें यही ऑप्शन होगा, बाई कोई भी स्टेट का नाम हो वो गलत होगा, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक। तो ये हो गया आपका आंतरिक स्रोत। अब बाह्य स्रोत की बात करें तो कुछ स्टेट का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यूके मतलब ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम नाम था इसका, आज भी है ना, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड के नाम से आपको कोई देश नहीं मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है ना, ठीक, ये ब्रिटेन से ही लिया गया। मतलब संसद ही क्या होगा, सर्वोच्च होगा, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन संसद ही करेगा, मतलब सबसे ऊपर संसद। और संसद किसका प्रतिनिधित्व करती है, जनता का। तो भारत की संविधान ने यह व्यवस्था किया है कि जो लोग हैं, जो जन है, वह सबसे ऊपर है, ठीक। तो संसदीय शासन प्रणाली आप इसके अलावा देखेंगे कई देशों में, जैसे USA में क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख होता है, सीनेट अलग होता है, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, ठीक। इसके बाद फिर संसदीय विशेषाधिकार है ना, संसद के पास क्या है, कुछ अपने विशेषाधिकार हैं, वह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है, ठीक। लोकसभा में बहुमत न होने पे प्रधानमंत्री को, यानी विश्वास मत न प्राप्त होने पे उसको हटा सकता है। तो इस प्रकार के, है ना, युक्तियुक्त प्रबंधन लगाने के लिए संसद यानी भारतीय संसद सबसे ऊपर रखा गया। इसके बाद तीसरा क्या है, विधि का शासन। जो रूलिंग होगी वह किससे होगा, बाय द लॉ होगा, जो नियम होगा उसी से, है ना। तो विधि के शासन एक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से ही लिया गया। एकल नागरिकता, ठीक, जो सिटीजनशिप होगी इंडिया में वो दो नहीं होगी। जैसे आप अगर हम अमेरिका की उदाहरण लें तो वहाँ पर क्या है, आपकी डुअल सिटीजनशिप है। एक तो USA की नागरिकता होती है लोगों के पास जो अमेरिका में होते हैं, दूसरे वहाँ के जो स्टेट हैं उनकी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में आप चाहे UP में रहें, MP में रहें, बिहार में रहें, किसी भी स्टेट में रहें, है ना, और जम्मू कश्मीर को भी अब हम इसमें शामिल कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो किसी भी स्टेट में आप रहें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता होगी, किसकी, भारत की। नागरिक के रूप में आपकी एक आइडेंटिटी होगी कि आप इंडिया के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता, इस शब्द को आप समझ लीजिए, ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में भी आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। क्लियर है। इसके अलावा देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडल प्रणाली, यह भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से ही लिया गया, है ना, ठीक। तो ब्रिटेन से हमें प्रमुख रूप से ये 5 चीज़ें मिलती हैं, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली। इसको आप नोट कर लेंगे ढंग से। इसके बाद आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका कहते रहते हैं, है ना। उसका नाम क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। यहाँ से जो लिया गया वो कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लिया गया, तो मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, तो मान लीजिए संसद ने कोई नियम को पास कर दिया तो उसका अवलोकन करने का अधिकार न्यायालय के पास होना चाहिए, और होता भी है और करती भी है ना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का, या फिर न्यायालय भी अगर कोई अपने निर्णय को दे देती है तो उस पर पुनः समीक्षा की जा सकती है, उसका रिव्यू किया जा सकता है, उसका पुनः जो है विलोकन किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन, या जुडिशरी रिव्यू भी बोलते हैं, ठीक।
तीसरा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा? संविधान होगा। किसी भी बहस, किसी भी डिस्प्यूट, है ना, किसी भी डिबेट में जो सबसे सर्वोच्च होगा कौन होगा? संविधान होगा। संविधान में जो बातें लिखी होंगी, संविधान में जो बातें कही गई, वही क्या होगा? सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यह भी देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया अलग देश से लिया गया है ना। यहाँ क्या है? राष्ट्रपति आपका निर्वाचित होगा। हम भारत अगर देश की बात करें तो भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणतंत्रीय राज्य है। गणतंत्रीय राज्य यानी कि देश है ना। राज्य शब्द का इस्तेमाल हम लोग पॉलिटी में देश के लिए ही करते हैं, समझिएगा। लोकतांत्रिक मतलब हमारा जो तंत्र लोगों से बना हुआ है, और गणतंत्र का मतलब क्या है? कि हमारा जो प्रमुख होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, वह भी क्या होगा? निर्वाचित होगा। इसलिए हम अपने आप क्या कहते हैं? गणतंत्री कहते हैं, है ना। अगर इससे अलग देखा है तो जैसे ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन वह राजतंत्री है, क्योंकि उनका जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख जो होता है, वह निर्वाचित नहीं होता है ना। वह महारानी का जो परिवार है एलिजाबेथ का, उन्हीं के परिवार के लोग ही क्या होते हैं? राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। तो वहाँ पर राजतंत्री व्यवस्था है, लोकतांत्रिक होने के साथ साथ संसद भी है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा? राजा होगा। अपने यहाँ राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जिसका निर्वाचन होता है ना। ठीक। तो हम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। तो हमारा राष्ट्रपति भी क्या होगा? निर्वाचित होता है। महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए आर्टिकल 61 में, है ना, महाभियोग की चर्चा की गई अनुच्छेद 61 में, कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और यह अधिकार किसको है? संसद को है। संसदीय विशेषाधिकार में भी आता है। ठीक। तो यह भी कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और एक उपराष्ट्रपति का पद, है ना, अगर उपराष्ट्रपति को हम देखें तो उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई कार्य नहीं होता। ठीक। हाँ, उपराष्ट्रपति जो होगा भारत का, आप जानते हैं कि राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में वो कार्यरत रहता है और कार्य करता है। जब कभी भी किसी भी कारण से अगर राष्ट्रपति नहीं रहता अपने पद पर, तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है। इसकी चर्चा आगे होगी। लेकिन ये उपराष्ट्रपति के पद का जो सृजन है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। ठीक। तो इस प्रकार से 6 बातें जो हैं, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, जो लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसको भी आप नोट कर लेंगे ढंग से और याद करेंगे, है ना। पढ़िए, देखिए, लिख करके आप चीज़ों को पढ़िए, आपको चीज़ें अपने आप याद होती चली जाएंगी। थोड़ा थोड़ा बातों को समझते भी चलिए कि शब्दों का मतलब क्या है ना। और चूंकि ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, मूल अधिकार में पढ़ना है, संविधान के भाग 3 में है ना, अनुच्छेद 13 से लेकर के 35 तक। ठीक। तो वहाँ पर हम इसकी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है पूरा, जो मूल अधिकार के अंदर सेगमेंट आता है। 12 में हालांकि राज्य की परिभाषा है, तो वो भी मूल अधिकार का ही भाग है। तो 12 से लेकर 35 तक हम वहाँ पर चर्चा इसकी करेंगे, है ना। इस तरह से न्यायिक पुनर्विलोकन, जब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पर इसकी चर्चा होगी। संविधान की सर्वोच्चता हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति आपका क्या होगा? निर्वाचित होगा। ठीक। और अनुच्छेद 54 में उसके निर्वाचन का भी तरीका ही बतलाया गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में, ये भी राष्ट्रपति में भी आप पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद इसके बाद आता है। ठीक। तो ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए जो चीज़ें थी, है ना। इसके अलावा देखती है कनाडा। यह भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, कनाडा। यहाँ से भी भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई। सबसे इम्पॉर्टेंट है संघीय स्वरूप। जो आज हमारा संघ है, इसका जो स्वरूप है, यानी कि ऊपर सेंटर में कौन है? केंद्र, और इसके अगल बगल क्या है? सब राज्य हैं, है ना। ठीक। जैसे यूपी, एमपी, है ना, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, ऐसे सारे स्टेट हैं, है ना। सेंटर में कौन है? केंद्र है। ठीक। अब जो हमारा संघीय स्वरूप है वह थोड़ा सा अलग है और कनाडा की तरह है। जैसे कि पहली बात, जो हमारा संघ बना वह किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। जो संघ है भारत, है ना, यह किसी समझौते का परिणाम स्वरूप नहीं बना हुआ, जैसा कि अमेरिकी संघ बना हुआ है। ठीक। इसीलिए हमारे संघ को नाम दिया जाता है यूनियन का। ठीक। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या लिखा गया? यूनियन लिखा गया। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ का जो संघ, उसका नाम क्या? फेडरल है ना। तो हमारे यहाँ यूनियन सिस्टम है, वहाँ पर फेडरल सिस्टम है। दोनों में अंतर है। हमारा कभी भी संघ एबॉलिश नहीं हो सकता, मतलब कभी भी संघ जो है समाप्त नहीं हो सकता। जब हम संविधान के अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे देखिए, पहले ही भाग में लिखा गया है, जहाँ पे संघ को परिभाषित किया गया है कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब राज्य खत्म हो सकते हैं, राज्य को डिवाइड किया जा सकता है, राज्य को तोड़ा जा सकता है, राज्यों का आपस में विलय किया जा सकता है ना। ठीक, तो राज्य समाप्त हो सकते हैं, है ना। उसकी व्यवस्था आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत की गई है, लेकिन कभी भी संघ समाप्त नहीं होगा। ठीक, मतलब कभी भी कोई राज्य चाहे कि वो भारत संघ से अलग हो जाए तो ऐसे कोई प्रावधान मतलब जो है भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जो ये संघीय स्वरूप है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है ना, तो जो संघवाद है बाकी सारी चीज़ें आगे निकल कर आएंगी, लेकिन आप इतना समझिएगा कि भारत जो है वह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक, इसके अलावा देखिए शक्ति विभाजन, है ना। शक्ति विभाजन का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का विभाजन है कि केंद्र को क्या क्या अधिकार होंगे और राज्य की क्या क्या शक्तियाँ होंगी। तो केंद्र राज्य की शक्तियों के विभाजन का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ठीक, और आप देखिए राज्यपालों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना, तो इसकी नियुक्ति का भी कॉन्सेप्ट संकल्पना कहाँ से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, है ना। उच्चतम न्यायालय जो क्या कर सकता है, वो परामर्श कर सकता है अपने न्याय निर्णय के लिए, उसका क्या है, अपना अधिकार है। और यह कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ठीक, तो इस तरीके से इन 3 देशों से, अभी इसके अलावा भी हम देखेंगे फ्रांस से भी हमने कुछ लिया, दक्षिण अफ्रीका से भी लिया, जर्मनी से भी लिया, जर्मनी से हमने भी आपको बताया, है ना। फ्रांस से आप देखिए जो फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें होंगी, फ्रांस की क्रांति 1789 के आसपास की, तो वहाँ से उन सारी चीज़ों को अभी चर्चा करेंगे। पहले आप इतना नोट कर लें। चलिए आइए आगे देखते हैं, आयरलैंड से क्या लिया गया, है ना। तो आयरलैंड से सबसे पहले आपका लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं आपके, DPSP जिसे कहा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। यह कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। ये आपका भाग 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, है ना। तो भाग 4 में आपका क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें ये है कि जो राज्य होगा वह किन नीतियों का पालन करेगा। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार इतनी मजबूत नहीं थी कि सब कुछ उस पर क्या किया जाए, थोप दिया जाए। तो आगे चल करके कुछ चीज़ों को उसमें डाल दिया गया तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए कि भविष्य में यह जो होगा, यह सिद्धांत क्या हुआ, सरकार को आगे शासन चलाने के लिए क्या करेंगे, निदेशक का काम करेंगे, डायरेक्शन का काम करेंगे, उनको एक मार्गदर्शन करेंगे, है ना। जैसे देखिए इसी में क्या था आपका, एक आर्टिकल 44 है जिसमें क्या है, आर्टिकल 44 में आप देखेंगे कि सभी के लिए क्या है, समानता की बात की गई है। और इसी के तहत आप देखेंगे जो 3 तलाक बिल था, मतलब उसको लाया गया संसद में, और चूँकि हिंदू और मुस्लिम महिला जो क्या है सब बराबर हैं, सबके लिए क्या और समान कानून होना चाहिए, है ना। तो ये आर्टिकल 44 से लिया गया। तो उस समय जब संविधान लागू हुआ तो इसको नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसको लागू कर दिया गया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, समान कार्य समान वेतन, वो भी इसमें है। तो कुछ गांधीवादी विचारधाराओं से भी प्रेरित चीज़ें होती हैं, तो अब वो धीरे धीरे उस पर कानून बन रहे हैं, है ना। तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसकी चर्चा भाग 4 में की गई, आर्टिकल 36 से 51 तक, है ना। और यह कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलिए इसमें चलते हैं। दूसरा है आयरलैंड के ही संविधान से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, है ना। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों से, कौन कौन सा, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से सदस्यों का जो है मनोनयन कर सकते हैं, है ना। ठीक, किसको अधिकार होगा, राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार होगा। तो ये लोग भी सांसद होंगे। जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर को भी कला वाले, है ना, उनको जो खेल के लिए, तो पूछा गया भाई ये कौन से इन चारों में किस में आएंगे, तो कला में आएंगे। खेल भी क्या है, एक कला है। ऐसे ही आप देखें कुछ एक्टर्स और को भी जो है क्या करते हैं हम लोग संसद में मनोनीत करते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते, उनका सिर्फ क्या होता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन हो जाता है। बस वो इन 4 क्षेत्रों से होने चाहिए। ठीक, इसके बाद देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, है ना, संविधान से लिया गया था। लेकिन जो आर्टिकल 53 और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है कि राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे और किस प्रकार से मतगणना और सारी चीज़ें हैं, तो वो सब प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, है ना। ये 3 चीज़ें हैं, एक तो DPSP कानून, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया। ठीक, ये तीनों चीज़ें आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, यहाँ से क्या लिया गया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना।
जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, आर्टिकल 368 में, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन जब हम लोग पढ़ेंगे, संशोधन प्रक्रिया में पूरा एक लेक्चर आपका होगा। संशोधन कई प्रकार होते हैं, ठीक, इस पर निर्भर करता है कि संशोधन किस तरीके का है। तो वो जो आपका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया जो है, आप जानते हैं राज्यसभा जो होती है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना, ठीक। तो उसके सदस्यों के निर्वाचन की अपनी क्या है, एक प्रक्रिया है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार, है ना, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वहाँ पर होती है। राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा की सीटें क्या की जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। वहाँ पर आपको वरीयता क्रम में लोगों को क्या होता है, वोटिंग मतलब जो लोग करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, वो जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन इस निर्वाचन प्रक्रिया का जो संकल्पना थी वो कहाँ से ली गई, साउथ अफ्रीका से ली गई, ठीक। इसके अलावा आइए हम देखते हैं फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई। तो जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ है, जो गणतंत्रीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, हालांकि आप देखेंगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत पूरे विश्व के किसी भी संविधान में दी है तो फ्रांस से ही लिया गया है, क्योंकि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट थे यह 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति जो घटित हुई थी, लुई 16वें के खिलाफ, उसी समय से, है ना, वहीं से ये निकला था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक, जिसको नेपोलियन ने पूरे यूरोप में फैलाया और धीरे धीरे पूरे विश्व में यह कॉन्सेप्ट आया। तो यह जो सिद्धांत है ना, और आपके प्रिएम्बल में भी ये सारी बातें आपको मिलेंगी। स्वतंत्रता किस प्रकार की, तो राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, इस तरीके की, है ना, चीज़ों का जिक्र वहाँ पर किया जाएगा। समानता भी होना चाहिए और बंधुत्व, आपस में सभी लोग क्या है, एक भाईचारे की तरह रहें। तो ये जो सिद्धांत है फ्रांस के संविधान से लिया गया। इसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना। आप जानते हैं कि अभी जो हमारे अनुसूची 7 है उसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। जो शक्तियों का विभाजन था उस सूचियों के माध्यम से किया गया। केंद्र सूची जो सबसे लंबी है, इसके बाद फिर राज्य सूची और इसके बाद समवर्ती सूची, ठीक। तो कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा वो केंद्र सूची में होंगे, और किस पर राज्य को बनाने का अधिकार वो राज्य सूची में होंगे, और कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कहीं कोई विरोधाभास होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। एक विशेष स्थिति होती है कि यदि राज्य ने समवर्ती सूची किसी विषय पर कानून बनाया है और उस कानून को बनाते समय अगर राष्ट्रपति के आदेश को भी लिया गया है, तब वहाँ पर राज्य सूची का ही कानून क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है, मतलब राज्य का ही कानून मान्य हो जाता है उस पर पर्टिकुलर विषय के लिए, ठीक। तो इस प्रकार की जो सूचियों का, इस सूची का जो प्रावधान था, समवर्ती सूची का प्रावधान, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। इसके बाद देखिए लिखा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो अगर किसी विधेयक के पर अगर सदनों में क्या है, कोई अवरोध है, तो राष्ट्रपति चाहे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकता है, यानी कि बुला सकता है, और यह अनुच्छेद 108 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। ये भी बहुत खूब प्रश्न पूछे गए एग्जामों में, आर्टिकल 108 है ना। तो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक इसको बोलते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर एक साथ बैठेंगे। ऐसा व्यवस्था आर्टिकल 108 में है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसके अलावा और देखिए, इसके बारे में चर्चा कर देते हैं आपसे। आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त सत्र बुलाई जाएगी, संयुक्त बैठक होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। तो इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, ठीक। अगर लोकसभा अध्यक्ष अब्सेंट है तो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त कर दे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसकी अध्यक्षता का अधिकार किसको है, लोकसभा के ही अध्यक्ष को होगा। जो स्पीकर होगा वही क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। अब तक 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक बार 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय दहेज संबंधी कानूनों पर चर्चा करने के लिए जो है बुलाई गई थी। इसके बाद आप देखेंगे 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन पे जो कानून था उसके लिए बुलाया गया था इंदिरा गांधी के समय में। और फिर पोटा एक कानून आया था, उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, 2002 में, है ना।
और ये क्या था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, है ना, ठीक। आतंकवादी गतिरोध, मतलब जो आतंकवादी संबंधित गतिरोध थे, उनको गतिविधियां थी, उनको प्रतिबंधित करने के लिए एक्ट लाया गया था। तो ये 3 कानूनों पर ही अब तक जो है आर्टिकल 108 का इस्तेमाल करके संयुक्त बैठक बुलाई गई है ना। और यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारा प्रियम्बल है, हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र, तो जो प्रस्तावना की भाषा है वह कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक। प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट प्रियम्बल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो यूएसए से लिया गया, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, ये कैसे लिखा जाएगा प्रियम्बल, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची का प्रावधान, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, यह कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। आप जानते हैं जब देश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा होगी, है ना, ठीक, तो आपके मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। बस आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास बचा रहता है। इसके अलावा सारे मूल अधिकार आपके जो हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, सस्पेंड में निलंबित हो जाते हैं। उस समय आपको मूल अधिकार नहीं रहता है ना। लेकिन आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का निलंबन नहीं हो सकता, ठीक। और यह हमेशा राष्ट्रीय आपात के दौरान ही होगा, वित्तीय आपात के समय में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। आइए देखते हैं। इसके बाद फिर देखिए जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि के द्वारा प्रोसीजर को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा वही क्या होगा, वह अपने आप में एक कानून होगा। यानी कि कोई भी कानून भारत में मान्य तभी होगा जब वो क्या होगा, विधि द्वारा जो उसका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही या तो सदन से पास हुआ हो या फिर वो कोई क्या हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके एक कानून के रूप में होते हैं, अभिलेखी कानून के रूप में, है ना। तो वहाँ उसकी चर्चा करेंगे, इसी को बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके बाद फिर देखिए रूस, यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया, तो मूल कर्तव्य। हालांकि ये मूल संविधान में नहीं था, मूल कर्तव्य 1972 में बाद में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श का कॉन्सेप्ट भी रसिया से लिया गया, है ना। तो मूल अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से याद रखेंगे और मूल कर्तव्य रूस से, ठीक। मूल कर्तव्य आपके संविधान के भाग 4A में, या हिंदी में कहें तो 4 को, और अनुच्छेद 51A या 51 क में आपका ये पूरा है जो मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, है ना, सॉरी मूल कर्तव्य, ठीक। यह नागरिकों का राज्य के प्रति कर्तव्य होता है, देश के प्रति कर्तव्य होता है। यह कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने जो प्रमुख स्रोत थे उनकी चर्चा की, है ना। और यहाँ से कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। आज का जो पूरा लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको आप ढंग से, क्योंकि डेट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, संविधान के बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रश्न जो पूछे जाते तथ्यात्मक वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर डेट्स जो आपको हमने बताया, संविधान की पहली बैठक, आखिरी बैठक, संविधान को कब आत्मार्पित किया गया और उसके बाद फिर कब पूर्ण रूप से संविधान आपका लागू हुआ, संविधान दिवस की डेट, मतदाता दिवस की डेट, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। समितियाँ और समितियों के अध्यक्ष, इससे भी प्रश्न पूछे गए। और संविधान के बाह्य स्रोतों में किस देश से क्या क्या प्रोसीजर लिया गया, इसको भी आप ढंग से पढ़ करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे अपना 4th टॉपिक, संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू।